है कश्मीर का। वेलकम बैक व्यूअर्स। सवाल कश्मीर का ग्रेट डिबेट में एक दफा फिर खुशामदेद। नुमाया पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस नुमाया पैनल में एक और एमिनेंट पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने आपको वेलकम करेंगे। शिबली फराज साहब, आपने देखा हमने मुख्तलिफ जमातों के कायदीन को यहाँ मदऊ किया हुआ है और बुनियादी नुकता यह है कि 5 अगस्त 2020 पिछले साल मोदी सरकार ने तंग नजरी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 को तनसीख करके लॉकडाउन कर दिया। अब इस लॉकडाउन को 1 साल बीत गया है। इस 1 साल के असना में हमने क्या काविशें की, आलमी दुनिया की कितनी तवज्जो यहाँ मबजूल करवा सके, उस पर बात कर रहे हैं। एक नुकता ये भी ज़रूर हम इस पे बात कर रहे हैं और मैं चाहूँगा इस पर आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि सब कुछ करने के बावजूद बड़े अच्छे तरीके से फ़खर इमाम साहब ने बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के फोरम पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत से इवेंट्स हुए। खुद भारत में सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया तो वहाँ बड़ी शोरश बर्पा हो गई, फिर बीच में कोरोना वायरस भी आया। आज 20 अगस्त 2020 में हमारा क्या अज़म होना चाहिए कि कश्मीर में जो इस वक्त लॉकडाउन है इसको कैसे इसका खात्मा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आज ही उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संग बुनियाद रख दिया है। तो इसका मतलब मोदी सरकार को शायद आलमी दुनिया या रायमा की परवाह नहीं है। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? शुक्रिया अनवर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है और मैं देख रहा हूँ और जिस तरह आप भी देख रहे हैं, आपके नाजरीन भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं और सबका हमारे अपने जो एक सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो उसमें हम बिल्कुल हाथ में हाथ डाले एक बिल्कुल एक कौम की तौर पर और एक ही पार्टी। तो इस मामले में तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर के बारे में हमारे मुख्तलिफ ख्यालात हैं, हम उसमें मुकम्मल यकजहती है बहैसियत कौम, बहैसियत जितनी हमारी सियासी कायदीन हैं, सियासी पार्टीज़ हैं। इसके अलावा ये कि जहाँ तक कि जो हमारा हमसाया मुल्क जिस कानून की परवाह किए बग़ैर, आलमी कवानीन की परवाह किए बग़ैर जिस तरह से उसने कश्मीर पे एक ऐसा एक कदम उठाया जिसने कि और कुछ किया ना हो, उसने ये ज़रूर कर दिया है कि जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो भी जिसमें कश्मीरी लीडर्स थे, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के अवाम थे, उनमें एक नया जज्बा, एक नया वलवला पैदा कर दिया है। और बजाय इसके कि इस इक़दाम ने हमारे हौसलों को पस्त किया हो, इसने हमारे हौसलों को मज़ीद उसमें निखार आ गया है। अब ज़ाहिर है कि जो कश्मीरी अवाम हैं, जिस सख्ती से वो गुज़र रहे हैं, वो तो एक आलमी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि आया उनका ये दोहरा मयार है या वो सारी दुनिया के जो भी कानून की पासदारी करने वाले मुल्क या लोग और जो उसको बिल्कुल उसको एक फ्लैग्रेंट तरीके से उसको वायलेट करते हैं, तो उसमें उनका क्या स्टैंड होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा गालिब आ गई हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। और हमने गो कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब इन द फॉलो अप ऑफ यूनाइटेड नेशंस में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी एक्टिविटी इंटरनेशनल प्रेस में जो प्रेजेंस हुई कश्मीर इशू के बारे में, और जो इंडियन हुकूमत की जितनी भी एट्रोसिटीज़ हैं जो कि वो वहाँ पे जुल्म कर रहा है, क्या कुछ वो नहीं कर रहा, जितनी भी इंसानी वो हैं हुकूक हैं उनकी किस तरह से पामाल उनको कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अवेयरनेस ज़रूर आई है और फिर उसमें इंडिया की हुकूमत ने भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि जो भी उन्होंने इकदाम उसके बाद और जो इतने भी इकदामात लिए, जिसमें कि सिटीज़न एक्ट हो गया या भी ये बाबरी मस्जिद का हो गया, तो उससे
انڈیا کی لیڈرشپ نے اپنا ایک اصل چہرہ دکھا دیا ہے، اور اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کس طرح سے اور کس ثابت قدمی کے ساتھ اور کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ اس ایشو کو دنیا میں روشناس کرا سکتے ہیں. انڈیا کا جو ایک بیکاز بدقسمتی سے ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ایسا ملک ہے جس کی لیڈرشپ تلی ہوئی ہے. ایون وہ انڈیا کے عوام، ان کا جو ایک بنیادی ایک تشخص تھا ایک سیکولر ملک ہونے کی حیثیت سے، اس کو بھی انہوں نے ایک بڑا فنڈامنٹلسٹ، ایک بڑا ہی ایک تنگ نظری کی. ایگزیکٹلی. تو اس قسم کی چیزوں سے اب ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہوگا، اور ہماری جو ثابت قدمی ہے جو کہ کشمیری عوام کے ساتھ جو ہماری جو ان کے ساتھ جو ہمارا جو سپورٹ ہے، اس میں ہمیں زیادہ اور بھی ایک نئی ایک وہ لانی پڑے گی، روح پھونکنی پڑے گی. بالکل روح پھونکنی پڑے گی، اور اس کو ہمیں ایک سسٹینیبل لیول پہ ایک اس کو تحریک کو ڈیولپ کرنا ہوگا. سراج صاحب سوال وہی ہے جو ہم سب کو کر رہے ہیں، آپ کا جواب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ نظریہ، عقیدہ اور سوچ رکھنی چاہیے کہ ہندوستان قابل شکست ہے. اچھا. اور ہم نے تو اپنے پڑوس میں دیکھا کہ کس طرح افغان عوام نے 46 ممالک پر مشتمل ایک زبردست اور ویل ٹرین فوج کو شکست سے دوچار کیا. اور آج وہی امریکہ ہے جو افغان عوام سے اور خاص کر وہاں کی جو فورس ہے طالبان سے، اس سے امن کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. تو ایک سبق ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اس پر آپ کا ایمان اور یقین ہے تو اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے گروہ بھی بڑے گروپ پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قومی وحدت اور انتشار ہونا چاہیے. انتشار کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے بغیر قومی وحدت کے. تو ہمیں اپنی نئی نسل کو، موجودہ پولیٹیکل، فوجی، ہر طرح کی قیادت کو ایک نقطے پر فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ کا نقطہ ایک نہیں ہے اور آپس میں اتنے لڑ رہے ہیں کہ آپ کشمیر بھول گئے ہیں، وہ آپ کا ایک ثانوی مسئلہ ہے، تو نقصان ہوگا. تیسری بات انوار یہ ہے کہ ابھی چند دن کا پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو شہید کیا، ایک کشمیری کو، اور شاید انسانی تاریخ میں ایسی تصویر کبھی کسی نے دیکھی ہو کہ اس کے چھوٹا بچہ اس کے اس کے سینے پر بیٹا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے وہ ایک تصویر، تقریر بھی نہیں، وہ ایک تصویر کافی ہے، لیکن وہ موقع ہم نے ضائع کیا. اب بھی علی گیلانی، لالا صحرائی، شبیر شاہ، ملک یاسین، ڈاکٹر حفیظ، جماعت اسلامی کی ساری قیادت، حریت کی ساری قیادت، کیلب کی ساری قیادت یہ جیلوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیانیہ کو ہمیں دنیا تک پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے. میرے تجویز یہ ہے، اب بھی پہلے بھی جب فخر امام صاحب کمیٹی کی چیئرمین تھے، ہم نے ان کو دیا تھا کہ وزیر خارجہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کے اہمیت کے پیش نظر ایک اسپیشل نائب وزیر خارجہ ہو جس کا کوئی اور جاب نہ ہو، کشمیر کا مسئلہ، اور وہ سال بھر دورے کرتے رہے اور اس کا کوئی اور موضوع ہی نہ ہو، اور پھر ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد اپنی قوم کے سامنے اپنی کارکردگی رکھے. اس کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے سفارت خانے ہیں اس میں کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے جس کا اور کوئی کام نہ ہو. اور اس طرح پرانی تجویز میں پھر دہرانا چاہوں گا، شبلی بھی موجود ہے، کہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے اور آزاد کشمیر کی قیادت جو اس وقت موجود ہے، ہمیں اس کو ایک رول دینا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے، اس کو سفیر بنانا چاہیے. اس لیے کہ جب مظلوم اپنی زبان سے کوئی بات کرتا ہے نا جی، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. ہمیں وکالت کرنی ہے، لیکن ہماری وکالت کے بارے میں انوار بھائی، ایک آدمی نے شعر کہا تھا کہ مجھ کو جو قاصد ملا وہ بھی تھا لکنت زبان. بات ایسی کی کہ میرے دل کی ٹکڑے کر دیے.
पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, और इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। अब कश्मीर के लोगों को यही गिला है कि हमारा जो वकील है उस तरह वकालत नहीं कर रहा है जो हालात का तकाजा है। आज 5 अगस्त है, हमें फिर एक आज़म करना चाहिए। क्या आपके पास लॉकडाउन में टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन है? तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू नाफिज है। ज़रा इब्लाग और रवाबित बंद हैं, ना तालीम के लिए इंटरनेट, ना खबर के लिए टीवी अखबार। वबा के दौरान भी डॉक्टर्स WHO की हिदायत से महरूम हैं। कोरोना के इलाज में डॉक्टर्स को मुश्किलात का सामना है। हिंदुस्तान इंसानी हकूक के आलमी मुसव्वदे के आर्टिकल 19 और 25 की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी और इलाकाई इंसानी हकूक की तंजीमों की मुत्तफिक का राय। क्या 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी बुनियादी जरूरत नहीं? क्या काबिज हिंदुस्तान कश्मीरियों को यूं खामोश रख सकता है? भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्वा के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी और जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्वा असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के, क्योंकि हुकूमत का तो जो रोल है वो है, इस मामले पे चूंकि हम सबका एक ही मौकफ है, तो आप नहीं समझते कि कश्मीर के इशू को जो है जिस तरह एग्जिबिट करना चाहिए था उसमें पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि वो एक सफीर की हैसियत से भी पूरी दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, आप समझते हैं कि उसको मजीद मोबिलाइज करने की जरूरत है? जी, आज चूँकि 1 साल हो गया है हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर जो उसकी आईनी हैसियत तब्दील की और उसके टुकड़े कर दिए, तो हमें ये अज़म करना है कि अगले 1 साल में पाकिस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान की पार्लियामान भी हम वो काम करेंगे जो हम पिछले साल में नहीं कर सके। एक तो ये है कि मुतहरक सफारतकारी के ज़रिए दुनिया के जो बहुत सारे बैनुल अक़वामी फोरम हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, अभी तक उनमें से किसी एक में से भी कश्मीर के हक में कोई करारदाद नहीं हुई। मीटिंग जरूर हुई हैं लेकिन करारदाद हम हासिल नहीं कर पाए, चाहे वो OIC हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, दूसरी जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, उनमें से कहीं से भी हम एक रेजोल्यूशन नहीं ले पाए। तो ये अगरचे रेजोल्यूशन की इटसेल्फ अल्फाज हैं, लेकिन वो दुनिया की जो सोच है उसको जाहिर करते हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि भी हमें इन बैनुल अक़वामी फोरम से एक अपनी मुतहरक सफारतकारी करके, जो नहीं हो सकी अब तक, ये रेजोल्यूशन हासिल करने। उन रेजोल्यूशन को हासिल करने तक में जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, पार्लियामेंटेरियंस का किरदार है कि एक तो हमारे पास क्लासिक डिप्लोमेसी है जो फॉरेन ऑफिस के जरिए होती है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियन टू पार्लियामेंटेरियन कॉन्टैक्ट है, एक वो उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो हम अपने जो कॉलीग पार्लियामेंटेरियन जाके गुफ्तगू करते हैं वो ज्यादा इनफॉर्मल होती है, उसमें जो है वो हम कहते हैं कि बनावट कम होती है, बराह रास्त गुफ्तगू होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तीसरी जो बात जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है वो ये है कि पूरी दुनिया में अब
جو ایکیڈیمک تھنک ٹینکس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہاں ہمیں جا کر, اور یہ اگین یہ کام براہ راست فورن آفس کا نہیں ہے, ہمیں وہاں جا کر یہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے, کشمیریوں کا مقدمہ, وہ ہمیں پیش کرنا ہے کہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ایک لامحدود اذیت اور تکلیف کشمیری ہمارے بھائی اور بہنیں سہ چکے ہیں, تو اس کو جو ہائی لائٹ کرنا ہے ایک نان پارٹیزن طریقے سے, ایک انسانی تکلیف کے حوالے سے, وہ بہت ضروری ہے. تو یہاں ایز اے سیڈ فورن آفس کا ایک کردار ہے جو اب مزید متحرک ہونا چاہیے, لیکن پارلیمنٹیرینز کا ایک علیحدہ رول ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں جا کے اپنے کولیگ سے گفتگو کر سکیں, ایکیڈیمک تھنک ٹینکس کا اور مختلف جو میڈیا ہے اسے جا کے بات کرنی ہے, وہ ایک تیسرا ایک نان ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے. ان تینوں کو ہم فوری طور پر اگر استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اگلے سال میں ہم وہ حاصل کر پائیں گے جو پچھلے سال ہم نہیں کر پائے. پالیسی اپنانی چاہیے. وشال, آپ کیا کہیں گے خاص طور پہ بحیثیت کشمیری کے, کشمیریوں کو کیسے موبیلائز کیا جا سکتا ہے, جو بات سراج الحق صاحب نے, اور خود کشمیری ڈائسپورا کیا رول کریں گے؟ اچھا چلے, یہ تو بڑی زبردست, ہم سب کشمیری ہیں جی, ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر سے اتنی محبت ہے. جی دیکھیں, اس وقت جو سال گزر گیا ہے, کیونکہ میری اپنی جو میں جس طرح کی میری پرسنالٹی ہے, مجھے صرف ایموشنلزم نہیں میں کہوں گی, اور کشمیری عوام بھی ایموشنلی بھی میں بہت سفر کر رہی ہوں, پرسنل لائف میں بھی پرسنل کاسٹ بہت ہائی ہے ہماری. ڈیتھ سیل میں میرے شوہر ہیں اور وہ 5 اگست سے پہلے کے ہیں, 22 فیبرری کے, تو ہمارے اوپر تو تبھی جیسے کہ ایک بام گر گیا تھا جب ان کو تہاڑ میں شفٹ کیا تھا. But when it comes to the cause, because we are leading this cause, the women, children, elderly, بچے, ہر کوئی قربانیاں دے رہا ہے, but we want پریکٹیکل اسٹیپ, جس میں فخر امام صاحب نے اپنی طرف سے بہت ہی اچھی آرٹیکولیٹ وے میں انہوں نے باتیں بتائی ہیں, انٹرنیشنلی جو اچیومنٹس ہوئی ہیں فار دا کشمیر کاز, جس طرح دوسرے بھی رسپیکٹیبل اسپیکرز ہیں, مگر جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیشنل آل پارٹیز کانفرنس یا ایک نیشنل نیریٹو بلڈنگ جو ہے, کہ کم از کم اب پاکستان کو, ایز میرا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں, دے آر آل, آئی نو کہ ہر پاکستانی میں کشمیریوں کا درد ہے, سیاستدان, بٹ دا پارٹ از کہ ہم نے 5 سال کی کم از کم ایک پالیسی ہونی چاہیے ہماری, کہ اب ہم نے 50 سال دیے بائی لیٹرلزم کو. بائی لیٹرلزم از ڈیڈ ناؤ ود انڈیا, چاہے ہم جتنی بھی آگے ان کو کہیں ریکنسیلیشن یا امن کی بات کریں, وہ تیار نہیں ہوگا. اور ویسی بھی جو اس وقت ریجن کے حالات ہیں, گلوبلی بھی آپ دیکھ لیں, 500 ایئرز جو ویسٹرن ڈومیننس جو ختم چیلنج کی جا رہی ہے چائنا کی طرف سے, یونی پولر ورلڈ سے وی آر موونگ ٹو ملٹی پولر ورلڈ, اور اس وقت نان پولر زون بھی ہے, اور اس میں ہم لوگ کلیش آف سویلائزیشنز, کروسیڈز, اس طرح کے واقعہ ہم خود وٹنس کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ کشمیر ہی وہ مین ایشو ہے, جب افغانستان سے بھی ایگزٹ ہے اس مسئلے کو, یہ سی پیک سے بھی گزرتا ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, تو اتنا یہ چیلنجنگ بھی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو گلوبل اٹینشن, اور پھر 5 اگست کا جو ایکٹ کیا ہے, تو جب تک پاکستان کی پراپر ایک فل فلیج پالیسی نہیں آئے گی, جس میں عقل کل پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے, یہ ہیومن, اللہ نے ہر کسی کو, میں نہیں ہوں عقل کل, آپ کو ایک لیگل ٹیم چاہیے. انہوں نے ایک لا فیئر کیا ہے 5 اگست کو, جو ایک وار فیئر نہیں ہے, ایک لا فیئر ہے. آج کل ہائبرڈ وارز کا دور ہے, ہمیں ایک لیگل ایکسپرٹس کی ٹیم چاہیے along with our diplomats. ایک فورن آفس میں ارجنٹ طور پر ایک لیگل سیل ہونا چاہیے, انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس. فخر امام صاحب کے بیٹے جو ہیں عابد بھی ہیں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل لا میں, انہوں نے بھی مجھے, ہماری کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور بھی لائرز کے ساتھ, کہ اس کو انٹرنیشنلی کن کن ایونیوز پہ ہم نے لے کے جانا ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ہم سب کو مل بیٹھ کے کلوز ڈور میں, ناٹ اوپنلی آبویسلی, کیونکہ سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں, آپ آگے کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے سال میں کتنی ڈیلیگیشنز باہر کے ملک میں دینی ہے. کرونا تو اب آیا ہے, کرونا سے میں پہلے کی بھی بات کر رہی ہوں کہ اس کے اوپر سلیکشن جو میریٹوکریسی ہے آف دا پیپل وی ول بی سینڈنگ ابراڈ, کیا وہ اس کی ہسٹری جانتے ہیں کشمیر کی, کیا وہ لیگیلٹی جانتے ہیں, یا صرف ان کو کسی کی لکھی لکھائی مطلب کہ پوائنٹس دے دیے جائیں گے, کیا ان کو فورن مطلب ڈپلومیسی کی یا کچھ کو ایکسپرٹیز ہیں, یا وہ کشمیری سٹیک ہولڈرز ہیں, یا وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کا نالج ہے, جو پڑھائی لکھا ہے. کیونکہ کشمیر صرف ایموشنز اور نعروں سے نہیں مل سکتا. جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں بہت سیریس باتیں ہوتی ہیں, آپ نے کنونسنگ پاور آپ کے اندر ہے. وہ سلیکشن, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ وہ سلیکشن ابھی تک
کی نہیں گئی ہے. LOC کے آپ کے پاس وکٹمز پڑے ہیں, میں 5-6 سالوں سے بات کر رہی ہوں کہ یہ آپ ان کو یوٹیلائز کریں, دنیا میں لے کے جائیں. جو انڈین ان کو روز ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, وہ انجرڈ ہیں. مقبوضہ کشمیر کے جو ریفیوجیز, تو میں کہنا نہیں چاہتی ہوں ان کو, یہ ورڈ مجھے بڑا پنچ کرتا ہے, مگر جو ان کی فیملیز یہاں پر ہیں جو رہتے ہیں آزاد کشمیر میں, باہر کے ملکوں میں جو ایکٹیو کشمیریز ہیں, ان کو ان کی ایک کوکس بنایا جائے. کچھ جب تک پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیے جائیں گے اور ہمیں ایک فالو اپ ہو کہ 1 سال کے بعد, آج ہمارا فالو اپ سیشن ہونا چاہیے میرے خیال میں. کشمیر کا آن لائن میڈیا وہ سارا بیٹھا ہوا ہے, انڈین میڈیا کچھ اور دکھا رہی ہے. جو باہر سے دکھا رہے ہیں یہاں ہو رہا ہے ویسا تو ہے نہیں, اور جو یہاں ہو رہا ہے وہ باہر دینے نہیں جا رہے. ہماری فوٹیج جو ہے ڈیلیٹ کروائی گئی. یہ جو ہم سے ڈیلیٹ کروا رہا ہے یہ کون ہے؟ 5 اگست 2019 کے ہندوستانی سامراج کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے اور کرفیو کے نفاذ کے بعد 8 لاکھ فوج اور پولیس نے وادی کو قید کر لیا. 80 لاکھ لوگ گھروں میں قید, صحافی پابند سلاسل ہونا شروع ہو گئے. دنیا کے سامنے کشمیر کی بے بسی, ظلم و ستم, جذبہ حریت اور محاصرہ سامنے لانے پر سینکڑوں صحافی تشدد کا شکار بنے. 300 صحافی قید اور 13 شدید زخمی ہوئے. صحافی ڈرے نہیں, ہندوستان کی فوج سچ کو چھپا نہ پائی. سبزی کے تھیلوں اور لوگوں کے گھروں سے حق کے یہ سپاہی کیمرے کی آنکھ کے ذریعے لڑتے رہے. پوری دنیا کو ہندوستان کا مکروہ چہرہ اور وادی کی صورتحال دکھانے پر یاسین ڈار اور مختار خان بنے پلتزر پرائز کے حقدار. کشمیر میں صحافت کا حق ادا کرنے پر پوری دنیا ان کے خدمات کو سلام پیش کرتی ہے. This has alienated Kashmiris across the board, and very rightly so. They have been put under complete shutdown. Because it is a part of the Hindu nationalist dream to kind of unify Kashmir with the rest of India. The people of Kashmir and their autonomy has strongly been clamped down. ویلکم بیک. ناظرین, سوال کشمیر کا گریٹ ڈبیٹ ہماری جاری ہے. طالب صاحب آپ بھی اپنے دیجیے گا کیا اس پہ ان پٹ ہے, اور پھر ہم جو یہ نکات ہم نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں پھر اس کا جواب بھی لیں گے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے جی, اس میں جیسے پہلے سیشن میں گفتگو ہو رہی تھی, میرے خیال میں ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. پہلی چیز تو یہ کہ ڈیلیگیشن ضرور بھیجیں لیکن کشمیریوں پہ مشتمل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک فاشسٹ پالیسی والے وزیر اعظم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اور آر ایس ایس ایڈیالوجی اتنی مضبوط ہے بھارت میں اس وقت
क्योंकि वही जो है सारी दुनिया में बयान की जा रही है। सो इसके लिए सबसे पहले तो जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि हमारी अपनी जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर करे और हमें कहीं इंटरनेशनली जाने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्लियामेंट करे। आज कोई और मुल्क उसको फॉलो करता है या नहीं करता, दैट डज नॉट मैटर। 5 years डाउन द लाइन somebody will follow that. नंबर 2, फ़खर अवाम साहब ने भी कहा, बुखारी साहब ने भी कहा कि भारत में इस वक्त अलहदगी पसंदाना तहरीक बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हम सबको, हमें भारत को एक झटका देना है। वी नीड टू गिव देम अ जोल्ट। जब तक उनको झटका नहीं मिलेगा, सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी। हम जब अपनी अपॉर्चुनिटीज़, जो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे फ़ायदा उठा के, और एक बहुत अच्छा जो मशवरा आया था सिराज साहब की तरफ से कि नेशनल एक्शन प्लान आप एक तैयार करें, और इसके लिए आप 2 माह, 3 माह, 4 माह की वक्त ना रखें। इसके लिए आप दिनों के अंदर ये मामला तय करें ताकि उस पॉलिसी को लेके आगे चलने की ज़रूरत है। जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएंगे, आपका मामला हल नहीं होगा। आज आपके लद्दाख में चीन और भारत का मसला हुआ है, वो इसलिए है कि 1992 में आपकी क्वाड तैयार हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये साउथ में अभी एशियन वाटर्स में भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं इन ममालिक की। सो आपको एक बड़ी चीज़ सामने क्लियर नज़र आ रही है कि दुनिया में इस वक्त मजीद ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। हमने वो ब्लॉक में कहाँ जाना है, अपने मफादात को देखते हुए। शिबली साहब, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सजेशंस आ रही हैं, और बेशक कश्मीर जो है एक नेशनल इशू है और उस पर सब ने अपना हिस्सा डालना है, चूँकि हुकूमत वक्त है और इनिशिएटिव ज़्यादातर हुकूमत वक्त की जानिब से आता है, और आप वज़ीर इत्तलात भी हैं। यहाँ जो ये बातें हो रही हैं कि मुतहरक सफारतकारी करनी है, स्पेशल एनवाई बनाया जाए, 5th जनरेशन वॉर है, मीडिया के मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ किया जाए, अंदरूनी सियासी तनाव को कम किया जाए, कश्मीर पे फोकस ज़्यादा किया जाए, पार्लियामेंटेरियंस फोरम भेजे जाएँ, एकेडमिया को इन्वॉल्व किया जाए, क्या कहेंगे? खास तौर पे जो नेशनल एक्शन प्लान की गालिब साहब ने बात की है, हुकूमत इनिशिएट करे, तमाम जमातों को इकट्ठा करे और गुफ्तगू शुरू हो, इस पे काम शुरू हो। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जिस तरह बड़े बेहतर अंदाज में गालिब ने कहा कि, और मिशाल मलिक ने भी कहा कि हमें अब जो एक तरीक़ाकार था, एक स्टेटस को जो बना हुआ है, उसको हमें तोड़ना होगा, और हमें अभी नए रास्ते इख्तियार करने होंगे जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हों। बिकॉज़ जो पिछले सालों की, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वाक़या हुआ है बदकिस्मती से, लेकिन इसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये उसी हिकमत अमली से कुछ भी हासिल नहीं होगा जो कि हम फॉलो करते आए हैं। तो अब जो नए तकाज़े हैं उसके मुताबिक इतने अच्छे मशवरे आए इस फोरम से भी, और मेरा ख्याल है कि इसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस करना चाहिए। इसकी जो रिस्पेक्टिव स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, और सिराजुल हक साहब का मशवरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये सारी जो मशावरत से, सारी जमातों की मशावरत से, क्योंकि इसमें जहाँ पे कश्मीर का ताल्लुक़ है, मैं फिर कहूँगा कि उसमें हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, और हर एक चाहेगा कि अपनी तरफ से बेहतर सजेशन दे और उस पर अमल भी हो, और एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक तरीके से हम इस इशू को एड्रेस करें, अगर हमने किसी मंजिल पे पहुंचना है, जो कि इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। फ़खर साहब, मैं चाहूँगा कि एक क्विक राउंड हम करते हैं, वी हैव 20 मिनट्स। तो आपसे अगर हम स्टार्ट कर लें, स्टार्ट में बात हुई थी बाबरी मस्जिद के हवाले से भी, ज़ाहिर बात है हम कश्मीर पे फोकस कर रहे हैं। कश्मीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। भारतीय मुसलमानों के हवाले से आपको याद होगा सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पर बहुत एहतजाज हुआ, और शाहीन बाग जो है वो वहाँ पर धरना था, तो कोरोना वायरस की वजह से उसको उठाना पड़ा। बहुत सी और भी जैसे अलहदगी पसंद तारीख की भी बात हो रही है, भारत के अंदर हो रहा है। तो दुनिया को हमने ये भी शोकेस करना है कि भारत के अंदर ये जो अब पॉलिसी अपनाई गई है, एक हिंदुत्व का माइंडसेट है, जो नॉन हिंदू, अपर कास्ट, ब्राह्मण को भारत के अंदर शायद जीने का मौका नहीं देना चाह रहे और ज़मीन तंग की जा रही है, इस एंगल को भी सामने लाया जाए और ह्यूमन राइट्स को और मीडिया को इस हवाले से इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ट्रू फेस सामने है। क्योंकि खुर्रम साहब की बात की किसी इंटरनेशनल फोरा से कोई मुज़म्मती करारदाद है, देखें तमाम कुछ के बावजूद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल मेंबरशिप लेने में कामयाब हुआ भारत। देखिए जी, बात यह है कि जो भारत का
इमेज है मेरा ख्याल में उसमें काफ़ी उसको सेटबैक भी हुआ है। अच्छा, मेरा अपना अंदाज़ है सोच का, और ये वजह एक ही है कि वो जहाँ जिस परवाज़ में जा रहा था, हिंद हफ्ता का जो ये फ़लसफ़ा दुनिया के सामने आया, वो शायद और तरीके से था। अब बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं जो कि बैठे हैं पावरफुल, यहाँ हमारे साथी ने वो थिंक टैंक्स की बात की है। ऐसी दुनिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ सेल्स बने हुए हैं जो इन चीज़ों को हर वक्त मेरा ख्याल में एनालाइज करते हैं कि जो ये न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है दुनिया का, उसमें कौन सी ताकतें हैं जो क्या रोल अदा कर सकती हैं। और उसमें यकीनन चाइना को ये देखा जा रहा है कि 5 साल के बाद इकोनॉमिकली नंबर 1 पावर वर्ल्ड का होगा, और इंडिया का भी, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी हमें पता होना चाहिए 5th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया की है, $3.2 ट्रिलियन की जीडीपी है उसकी। अमेरिका फ़िलहाल लीडिंग है 23-24, चाइना सेकंड है 14, जापान थर्ड है 6, जर्मनी 4 है 5.5। तो उस जाविया में अगर हम देखें तो ये जो बात हम की थी IPU में, हमने अपनी पार्लियामान का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, और स्पीकर साहब क्योंकि उस दिन वहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं थे तो मैंने उनकी तरफ से कश्मीर का जो था वो पॉइंट ऑफ व्यू टोटली 179 पार्लियामेंट के सामने पेश किया था। और यही नुक्ता जो आपने बातें की और हमारे साथी सब कर रहे हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है उसकी इंतहा हो रही है, और टॉर्चर को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो भी सिराजुल हक साहब ने वो बच्चे का कहा बैठा हुआ था आपने, वो एक तस्वीर को आप ले लें तो फिर दुनिया का को एक ज़मीर जो है वो झंझोड़ते तो ज़रूर है। ये और बात है, पावर पॉलिटिक्स का और डायमेंशन होता है, ह्यूमन सफरिंग का और होता है, पर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का जो वो जिस तरीके से जा रहा था उसमें काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। एक सिर्फ कहूँगा, जो बाइडन के जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र है, मैं उसका कल ही देख रहा था बयान, उसने कहा कि अगर जो बाइडन इलेक्ट होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट तो हम कश्मीर कॉज को रेज करेंगे। बुखारी साहब देखिए, प्राइमरीली खासतौर पे बुखारी साहब ये कहिएगा, बताइएगा, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये आज ही के दिन क्यों चुना गया, 5 अगस्त को ही बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में बदलने के लिए संग बुनियाद आज रखा गया। देखिए, बुनियादी बात आप ध्यान में रखेंगे, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की, अब उसकी वो एनिवर्सरी भी बना रहे हैं जी। और आप ये देखेंगे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उस पर अमल दरामद उन्होंने शुरू किया। पहले आर्टिकल्स को रिपील करना जो, और अब जो सिटीजनशिप एक्ट है वो भी मैं समझता हूँ बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन अभी जैसे आपने अनवार ने कहा कि जी वो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का, आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म की उनकी इंटरनेशनली पोजीशन है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनकी वायलेशंस के हवाले से, और जिस तरह इंडिया की क़यादत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, उसको मैं तो यही कहूँगा कि उसको एक्सट्रीमिज़म या उसको वो फंडामेंटलिज्म की भी बात आप कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर रिलीजन ऑल्सो। तो जिस अंदाज में वो है तो उस पर पाकिस्तान को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ठीक, अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इट इज़ नॉट ओनली द इंडिया, मतलब है कि एशिया से किसको जाना है और फिर यूरोप से किसको जाना है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ऑब्वियसली जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ये भी कंसिडर करना है। एशिया से तो और कंटेंडर्स भी हैं, जापान इटसेल्फ इज़ अ कंटेंडर फॉर दैट आल्सो। तो द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू सी, एंड पर्टिकुलरली इस रीजन के ममालिक को भी देखना है कि किसका नाम आना है। लेकिन जब यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ये सूरत हाल है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको इंडिया को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर। लेकिन एक बात ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कहा डिफरेंट फोरम्स पे जो पार्लियामेंटेरियंस का भी इंटरेक्शन होता है ना, वो स्टेट पॉलिसीज़ जो होती है एक डिफाइंड पॉलिसीज़ है, जो फॉरेन ऑफिस भी लेके आता है, इंडिया का फॉरेन ऑफिस भी और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कई दफ़ा इंडियन पार्लियामेंटेरियन से मिलने की, अच्छा, इसलिए वहाँ पे ज़रा बेहतर बात और खुल के बात हो सकती है।
ये एक दफ़ा पिल डैट ने भी एक प्रोसेस शुरू किया था। और सब वक्त की तंगी है, बहुत अच्छा आपने बात की। खुरम साहब, तकाबुल किया जा सकता है, हम पेश कर सकते हैं जो नाज़ीज़ जर्मनी था और ये जो रेसिस्ट हिंदुत्व के बीजेपी आरएसएस है, इनमें कोई तकाबुल पेश किया जाए, दुनिया को शोकेस किया जाए? जी बिल्कुल तकाबुल पेश करना चाहिए, लेकिन जब तक हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला नहीं किया, दुनिया उससे डील कर रही थी। ये भी हकीकत है। उसके बाद डिप्लोमेसी भी हो रही थी। नेवल चैम्बरलेन गए, म्यूनिख पीस एग्रीमेंट किया, अपीजमेंट का जो फेमस लफ्ज़ है। तो अभी तक तो दुनिया हिंदुस्तान को अपीज़ कर रही है। और हमें जो चीज़ याद रखने की है, जिसका जिक्र जो है मोहतरमा ने किया, वो ये कि दुनिया में नए कुतब पैदा हो रहे हैं, पोल्स पैदा हो रहे हैं, और ये पोल्स बहुत जल्द डिमांड करेंगे कि मुल्क चूज़ करें। अब बेहतर सफारतकारी तो यही है कि आप किसी एक तरफ मत जाएं, लेकिन जिस चीज़ को हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हिंदुस्तान आइसोलेट हो रहा है, ईरान ने उसको निकाल दिया वहाँ। हिंदुस्तान आइसोलेट नहीं हो रहा, ईरान ने उसको कहा है कि या अमेरिका से दोस्ती कर लो या हमसे दोस्ती कर लो। तो चूंकि हिंदुस्तान का एक स्ट्रेटेजिक जो कनेक्शन है वो अमेरिका से इस्टेब्लिश हो चुका है, और अमेरिका ने अब आज खुद ये फैसला कर लिया कि चाइना उसका दुश्मन है। तो लिहाजा वहाँ दुनिया में ये जो दो कुतब पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से हिंदुस्तान हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो नया एक पोल बनेगा, मोस्ट लाइकली वो उसमें ऑफ कोर्स चाइना होगा, टर्की होगा, ईरान होगा और दूसरे ममालिक होंगे, और अमेरिका के साथ जो है वो एक अलहदा एक सेट जाएगा, जिसका जिक्र भी किया कि जी हिंदुस्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा। तो यहाँ हमारे पास मौका है कि अगर हम जो हमारी चीन के साथ एक आगाज किया था सीपैक का, उसमें मजीद गहराई लेकर आए, अपने जो इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करें, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में होगा, क्योंकि अमेरिका आज खुद बैनुल-अक़वामी लीडरशिप से पसपा हो रहा है, पीछे हट। बिल्कुल ठीक। सिराजुल हक साहब, मैसेज क्या दे रहा है? आज के दिन बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी गई, इस ढिठाई का क्या? सिस्टर, आपको बताना चाहता हूँ कि इस इक़दाम से मोदी अपने वोटर को इकट्ठा करना चाहते हैं। उसको अक़लियतों के वोट की ज़रूरत नहीं है। वो जो उनका वोटर है इस इक़दाम के नतीजे में उसके साथ मज़ीद अटैच हो जाएगा। हमारे लिए करने का काम यह है कि इसके बाद फौरी तौर पर हम OIC का इजलास बुला ले, एक नुकाती झंडे पर, 20 नुकाती नहीं, और वो हो कश्मीर के आज़ादी पर, और इस्लामाबाद बेस हम कर ले, और उसमें मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी बुलाए जो अमेरिका और सारी दुनिया में मौजूद है। और मेरे ख्याल में हमें XYZ से तवक्को नहीं रखना चाहिए। हमें पाकिस्तान का मसला है, ये जंग हमने खुद ही लड़ना है। अगर आप खुद पुरअज़म हैं और आप हक पर है, दुनिया आपका साथ देगी। अगर आप चाहते हैं कि मोदी सुस्त हो और गवाह चुस्त हो, ये कभी भी दुनिया में नहीं हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि हर आने वाला दिन जो है वो कश्मीरियों के लिए आज़ादी का ज़रिया बनेगा, और मोदी के इन इक़दामात की वजह से उनके लिए शिकस्त और बर्बादी का सबब बनेगा। दीवार है। मिशाल, आप क्या कहेंगी? हमें ये जो थोड़ा सा क्लब कर दूं, क्योंकि आसाम की भी बात हुई, नेशनल एक रजिस्ट्रेशन का भी उन्होंने अमल शुरू किया, बांग्लादेश भी उस पर काफ़ी नाराज़ है, और साथ साथ आपने देखा है कि इंडियन मुस्लिम्स ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे बहुत एहतजाज किया, लेकिन वो बीच में फिर कोरोना आ गया, उसकी तरफ भी नजर होनी चाहिए। बस इंटरनली भी इंडिया को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्सटर्नली भी नेबर्स भी बहुत इरिटेटेड हैं। इस रीजन का स्पॉइलर है, पीस का बन गया है ये। फिर जो इस वक्त के रीजनल जो डायनामिक्स हैं, हम लोग भी द क्रॉस रोड राइट नाउ, और लकीली हो सकता है कि इसके अंदर इंशाल्लाह ताला कश्मीर का भी कोई वे आउट निकल सकता है। बट देयर इज अ सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि जो UN का जो परमानेंट ऑर्गन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, जो कि 1945 में बना था, उसके तहत भी एडमिनिस्ट्रेटर टू जो टेरिटरीज जिनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसमें कश्मीर भी आता है, वो 10 साल के लिए अगर उस पर भी काम किया जाए, इनमें लॉबिंग की जाए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स यूनाइटेड नेशंस की वहाँ पे डिप्लॉय कराई जाए। दूसरा ये है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी लॉबी की जाए कि एक स्पेशल एनवॉय ऑन कश्मीर बने, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं आपका, वो तो सेकंड टाइटल है, आप इतने इनकलाबी पोइट के बेटे हैं और आपकी इनकलाबी पोइट्री उनकी कश्मीर में ऐसे गूंजती है। तो मैं उस एंगल से भी आपको बताऊंगी कि यू आर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो आपके ऊपर कश्मीरियों का वो दूसरा भी एक इमेज है और हक है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि यूनिक सी पॉलिसी आए पैमरा की तरफ से कि एटलीस्ट जो प्राइम टाइम है उसके अंदर प्राइवेट चैनल्स में भी प्लीज आप कोई कंस्ट्रक्टिव रिसर्च और ये लोकल इश्यूज को थोड़ा सा ना
سائڈ لائن پہ کیا جائے اور نیشنل وقت کی ایشوز قلت ہے. غالب بھائی آپ اور شبلی صاحب کلوز کیجیے گا. دیکھیں اب آج ہی کے دن مسجد کی جگہ مندر بنانا میرے خیال میں بہت بچگانہ قسم کی حرکت ہے بھارت کی طرف سے. اس کو تو دوسری دفعہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ جی انہوں نے کیا حرکت کی. خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اس حرکت اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. کیا اس سے اسٹیٹس کو چینج ہو جائے گا؟ وہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو اگلے 5 اگست کو کچھ اور ایسی حرکت کر دیں گے تو آپ کو تو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تکلیف آپ کو اس تکلیف سے ہونی چاہیے جو کشمیری اٹھا رہے ہیں, جو پاکستان اٹھا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے ہم کو تمام اقدامات کرنے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑی زبردست آراء جو ہیں وہ تمام ہمارے پینلسٹ کی طرف سے آئی ہیں. شبلی فراز صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کنکلوڈ بھی کریں اور اب گورنمنٹ کیا سٹیپ لینے جا رہی ہے, کیا انیشیٹ کرنے جا رہی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ اس کے اوپر قائم ہو. دیکھیں بڑی علم میں اضافہ کرنے اور اس کشمیر کے ایشو کو سمجھنے میں ایک بہت زیادہ ہیلپ ملی اس گفتگو سے. اور جس طرح کہا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف ایک نئے سوچ, ایک نئے ولولے, ایک نئے پلان کے ساتھ اس کشمیر ایشو کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جس طرح مشال نے کہا, اس میں نہ صرف آپ کو ایک اسٹریٹجک پلان بنانا ہے, لیکن اس میں وہ انقلابی اور وہ جو ایک جذبہ ہے وہ بھی ہم نے اس کا ایک فیوژن کرنا ہے. تو تبھی یہ حل ہوگا, کیونکہ اس کے لیے دونوں چیزوں کی بہت ضرورت ہے. چلیں, بہت شکریہ فخر امام صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. نیر بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار اسپیئرنگ یور ٹائم. غالب اقبال صاحب, شبلی فراز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب, ایز ایور یو آلویز ویلکم. سراج الحق صاحب, بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو. اور مشال ملک, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا انپٹ دیا. اور ویورز, یہ آج کا گریٹ ڈیبیٹ تھا. پورا دن ہم نے ٹرانسمیشن کی, اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ یہ پاکستان, ریاست پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کے بہت دل کے قریب ہے. ہم نے 5 اگست 2019 پہ بھی آواز اٹھائی تھی اور 1 سال بھی وقتاً فوقتاً اس پر مختلف فورس پہ یہ نکات اٹھائے گئے. وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا, نہ صرف UN جنرل اسمبلی میں زبردست تقریر کی بلکہ ٹویٹس ایسے انہوں نے پنچنگ کی جس کا بہت زیادہ درد ہمیں اکراس دا بارڈر محسوس بھی کیا گیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ پاکستان ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے اس پہ جاری رہے گا. گریٹ ڈیبیٹ میں گفتگو کیسے لگی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اس طرح کے مباحثے مکالمے ہم کراتے رہیں گے. اگلی نشست تک سید انوار الحسن اور مشل بخاری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد. Get down there!